हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज हम स्टार्ट करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो आपकी परीक्षा होगी उसके लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस जो हैं ये जितने सारे क्वेश्चंस हम लिए हुए हैं ये सभी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, बीपीएससी के ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो आइए हम देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। जो आज का पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस हैं और उसके साथ साथ भी उसका एक्सप्लेनेशन भी है कि अगर वो आंसर होगा तो फिर क्यों होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लाल लिटमस पेपर डैश के विलयन में नीले रंग में बदल जाता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है क्षार में बदल जाता है, या अम्ल में बदलता है, या लवण में है, या डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। 5 नंबर में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 करके ले लिए हैं ऑप्शंस। एग्जामिनेशन में आपका ABCD और ई रहता है। ठीक है, तो आपका लाल लिटमस पेपर जो है वो क्या करता है, आपका क्षार को, किसको, क्षार को नीले रंग में बदल देता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, क्षारक हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए, लाल लिटमस पेपर जो है क्षारक के विलयन में नीले रंग में बदल जाता है। ठीक है, और जो नीला लिटमस पेपर होता है वो क्या करता है, अम्ल के विलयन में लाल रंग में बदल जाता है। अब देखिए, आपका लिटमस पेपर क्या होता है। लिटमस पेपर एक प्रकार का अम्ल और क्षार को सूचक है। ठीक है, ये इंडिकेटर होता है। लिटमस पेपर जो होता है वो इंडिकेटर होता है, सूचक जिसको कहते हैं हिंदी में। ये क्या बताता है कि कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा विलयन क्षारीय है। ठीक, तो अगर जब अम्लीय विलयन रहेगा, देखिए अगर अम्लीय विलयन रहता है, अगर विलयन आपका अम्लीय है तो ये क्या करता है, नीला लिटमस को, ठीक है, मीन्स ब्लू लिटमस को, नीला लिटमस को ये लाल में बदल देता है। ठीक, अगर क्षार रहेगा, ठीक है, क्षारीय विलयन रहेगा तो ये क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला में बदल देगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, चमगादड़ अंधेरे में बिना किसी चीज़ से टकराए उड़ सकते हैं क्योंकि। तो इसका ऑप्शन 1 है, वे केवल अंधेरे में ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ऑप्शन 2 है, वे पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं जो उनको टकराने से बचाती है। ऑप्शन 3 है, उनके नेत्र अंधेरे के प्रति संवेदनशील होती है। या ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। या ऑप्शन 5 है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्योंकि वे पराध्वनि तरंगे छोड़ते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायोलेट वेव। ठीक है, वो क्या करते हैं, अल्ट्रा वायलेट वेव छोड़ते हैं। और अल्ट्रा वायलेट वेव की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से, 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, इससे क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। तो वो पराध्वनि तरंगे छोड़ती है, और जो पराध्वनि तरंगे होती है वो उसको किसी भी चीज़ से वो टकराने से बचाती है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए नीचे दिया हुआ है।
ये नोट है यहाँ पे। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं। ठीक है, जो ध्वनि तरंग होता है आपका वो कैसा तरंग है? यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव होता है। और आवृत्ति को 1 सेकंड में होने वाले तरंग आवर्तन की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, इसकी जो मतलब 1 सेकंड में जितनी बार वो जो तरंगे होती हैं वो आपकी घूमती है, उसी क्या कहते हैं हम? आवर्तन कहते हैं। जैसे ये आपका हो गया कि ये 1 सेकंड में कितनी बार ऐसे ऐसे आपका वेव जो है वो घूम रहा है, और ये जितना चक्कर काट लेगा 1 सेकंड में, वही उसकी क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए कि ध्वनि तरंगों के प्रकार जिनकी आवृत्ति मानव श्रवण की ऊपरी श्रव सीमा से अधिक होती है उन्हें प्राध्वनि तरंगे कहा जाता है। ठीक है, तो प्राध्वनि तरंगे किसे कहते हैं? 20 हर्ट्ज से, आप ये जानते होंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मानव सुन सकता है। इसका रेंज जो प्रास होता है मानव के सुनने का वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इससे ज़्यादा अगर ध्वनि का तरंग रहेगा तो मानव नहीं सुन पाएगा। ठीक है, और इससे जो ज़्यादा तरंग रहेगा 20,000 हर्ट्ज से, किलो हर्ट्ज हम लिख देते हैं, 1000 हर्ट्ज को क्या होता है? ये 20 किलो हर्ट्ज से अगर ज़्यादा रहेगा तो उसे ही हम क्या कहते हैं? प्राध्वनि तरंग कहते हैं। ठीक, जो आपकी चमगादड़ छोड़ता है और जिसकी वजह से वो टकराने से बच जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ आपकी वही बात लिखी हुई है कि प्राध्वनि या प्रासर्व तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि आवृत्ति को प्रासर्व तरंग के रूप में जाना जाता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि आवृत्ति को प्रासर्व तरंग के रूप में जाना जाता है। मनुष्य भी इसका पता नहीं लगा सकता। ठीक है, क्योंकि मनुष्य 20,000 हर्ट्ज तक वो सुन ही पाता है, और जब इससे ऊपर का हर्ट्ज आएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा। उदाहरण, चमगादड़ प्रासर्व तरंगे उत्पन्न करती है क्योंकि ये प्रासर्व तरंग उत्पन्न करते हैं जो उन्हें टकराने से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी उच्च होती है विलयन का पीएच उतना ही। अब देखिए, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितना उच्च होगा मतलब H+ जितना ज़्यादा अगर कोई एसिड प्रोड्यूस करेगा मतलब उतना ही कम उसका क्या होगा? पीएच होगा। अगर H+ ज़्यादा अगर वो कर रहा है इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये जो कौन सा एसिड है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच क्या होता है? कम होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड कह लें या फिर प्रबल अम्ल कह लें इसको हिंदी में। तो इस यहाँ इसका ही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 1 निम्न होगा। ये उसके एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे कि हाइड्रोनियम आयन तब निर्मित होता है जब एक अम्ल जलीय माध्यम में विभोजित हो जाता है H+ मीन्स अम्ल से, और प्लस H2O, ये H3O+ हाइड्रोनियम आयन साधारण रूप में अधिकतम हाइड्रोनियम आयन सांद्रता का अर्थ है कि अम्ल माध्यम में अधिक विभोजित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि आपका विलयन की अम्लता इसके पीएच से विपरीत रूप में संबंधित है। मीन्स विलयन की जो अम्लता मीन्स अम्लता अगर ज़्यादा होगी तो पीएच कम होगा। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। चूँकि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन अधिक अम्लीय हो जाता है, अतः विलयन का पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। शीतल पेय में पाए जाने वाला अम्ल है। शीतल पेय में पाया जाने वाला अम्ल है। तो शीतल पेय में पाया जाने वाला जो अम्ल है उसका नाम है कार्बोनिक अम्ल। जितने भी आपके शीतल पेय है, ठीक है, उसमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका कोको कोला, पेप्सी,
ये सब आपके क्या शीतल पेय है। और भी आपके हो गया थम्स अप, ये सब जितने भी हैं वो आपके क्या है, कार्बोनिक अम्ल हैं। और मान लीजिए आपके क्या हो गया, कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, थम्स अप हो गया, ये सारे जितने भी हैं ये आपके शीतल पेय हैं और ये जो कार्बोनिक अम्ल रखते हैं। ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए, कार्बोनिक अम्ल घुलित कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है जो लगभग सभी शीतल पेय में पाया जाता है। रासायनिक सूत्र H2O और CO2 का मिश्रण है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप H2CO3 बनता है। यही आपके कार्बोनिक अम्ल का सूत्र है। ये इसका रिएक्शन दिया हुआ है, CO2 गैस और H2O, H2CO3 एक्वस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अंगूर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? बोरिक अम्ल मौजूद होता है या टार्ट्रिक अम्ल होता है या फिर ऑक्जेलिक अम्ल होता है? उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2, टार्ट्रिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। ठीक है, देखिए आपके लिखा हुआ अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल मौजूद होता है। टार्ट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है C4H6O6, एक कार्बोनिक अम्ल है जो अंगूर में पाया जाता है। सभी कार्बोनिक अम्ल कमजोर अम्ल जैसे कार्बोनिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल आदि, ठीक है, ये जितने भी हैं ये सभी आपके कमज़ोर अम्ल होते हैं, वीक एसिड होता है। अंगूर में पाया जाने वाला 3 प्राथमिक अम्ल टार्ट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल है। ठीक है, और इमली में टार्ट्रिक अम्ल भी मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीन डैश से बना होता है? तो वसा से बना होता है या न्यूक्लियोटाइड से बना होते हैं या फिर प्रोटीन से, या उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जितने भी क्वेश्चंस आपके अभी हम करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर बीपीएससी में पूछे गए हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से आप तैयार करके नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है बीपीएससी टीआरई 3.0 का, उसको आप देने जाएंगे। ठीक है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ देखिए लिखा हुआ आपके, जीन को आनुवांशिकता की आधारभूत भौतिक और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। जीन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए से बने होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। कुछ जीन प्रोटीन नामक अणु बनाने के लिए निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। कई जीन प्रोटीन के लिए कूट लेखन नहीं करते हैं। मानवों में जीन आकार में कुछ डीएनए 100 डीएनए क्षारकों से लेकर 2 मिलियन से अधिक क्षारकों तक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता, निसंक्रमण, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, इसके जो दिए हुए हैं आपके नोट में, ठीक है, एक्सप्लेनेशन है कि रोगों और ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि रोगों और संक्रमणों का विरोध करने या उनसे लड़ने की शरीर की क्षमता को प्रतिरक्षा कहा जाता है। ठीक है, यह प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा होता है जो कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का एक जाल है जो हानिकारक रोगजनकों से शरीर की रक्षा के लिए मिलकर कार्य करते हैं। रोगाणुनाशन आमतौर पर सतहों या वस्तुओं से हानिकारक जीवों को मारने या हटाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है और यह शब्द आमतौर पर शरीर की आंतरिक रोग प्रतिरोधक
क्षमता का वर्णन करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि आँख की अंदरूनी पिछली सतह डैश होती है। क्या होती है? आपकी रेटिना होता है। जो सबसे पिछली सतह होती है आँख की, उसे हम लोग रेटिना कहते हैं। और रेटिना पे ही क्या बनता है? आपका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहाँ से जो रेज आती है, मान लीजिए ये आपका आँख का आगे वाला पार्ट है, यहाँ से रेज जाएगा और ये ऐसे जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? जाके आपका मिल जाएगा। दोनों रेज यहाँ पे आके आपका को मिल जाता है और यहीं पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? रेटिना कहते हैं। ठीक है, यही चीज़ आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। रेटिना प्रकाश के प्रति संवेदनशील तंत्रिका तो परत होती है जो आँख के पिछले हिस्से के अंदर की रेखा बनाती है। रेटिना प्रकाश को महसूस करता है और आवेग बनाता है जो मस्तिष्क के दृक तंत्रिका के माध्यम से भेजा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति है जो आपके वोल्टेज को क्या करता है? चेंज करता है। वोल्टेज को चेंज करता है। वोल्टेज को क्या करता है? चेंज करता है। और वो भी किस टाइप के वोल्टेज को? तो एसी वोल्टेज होना चाहिए, डीसी नहीं होगा। ठीक है ना? तो या तो क्या करेगा ये निम्न वोल्टेज से, मतलब कम वोल्टेज से वो हाई वोल्टेज में, ठीक है, लो वोल्टेज से वो हाई वोल्टेज में चेंज करेगा, या फिर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करेगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर यहाँ पे दो प्रकार के हैं। एक होता है आपका स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। ठीक है, तो स्टेप जो अप होता है वो क्या करता है? लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में करता है कन्वर्ट। और स्टेप डाउन जो होता है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निम्न वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में। ठीक है, यहाँ देखिए डीसी लिखा हुआ है, इसलिए ये आपका सही जवाब नहीं होगा। वही चीज़ लिखा हुआ है आपका यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर आपका 10, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? तो पोर्टलैंड जो सीमेंट होता है उसमें जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि जो जमाव की प्रक्रिया होती है उसको धीमा किया जा सके। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, जो आपके बीपीएससी टीआरई 3 में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इसकी तैयारी हम आज से ही स्टार्ट करा दिए हैं। जो भी बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में।